गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं भदौरिया सर। आज हम मध्य प्रदेश के लिए एमपीपीएससी के लिए एक नई सीरीज इतिहास सीरीज चल रही है और उसी का हमारा चौथा लेक्चर है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। इसमें आखिरी लेक्चर हमारा पाषाण काल को लेकर था, जिसमें मानव सभ्यता के विकास को लेकर चर्चा की थी हमने कि आदिमानव का विकास कैसे हुआ, आदिमानव पूरा पाषाण काल में कैसा था, मध्य पाषाण काल में कैसा था, नवपाषाण काल में कैसा था, उसके बाद किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया था, क्या औजार से, कृषि कैसी थी, है ना। हर प्रकार के विकास का क्रम आपको कहां से मिला था? पाषाण काल से मिला था। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि अब देखिए, इतिहासकारों की बात करें, बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं जिसमें रोमिला थापर है, मीनाक्षी जैन जी हैं, है ना, और भी कई सारे एंसेंट एसआर राव सर हैं, और भी कई सारे इतिहासकार हैं। तो अगर हम उन पर चर्चा करें तो उनका ये मानना था कि भारत में जो सभ्यता का विकास है वो वैदिक पीरियड से माना जाता है, क्योंकि वैदिक पीरियड अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको भगवान राम मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हम यही मानते थे कि हमारी सभ्यता का जो विकास है वो कहां से हुआ है? वैदिक पीरियड से हुआ है, क्योंकि हड़प्पा की खोज तब तक हुई नहीं थी। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई है। 1921 से पहले तक के इतिहास के बारे में हमको जानकारी थी, तो हम यही मानकर चलते थे कि हड़प्पा सभ्यता से पहले जो है, हड़प्पा सभ्यता तो थी ही नहीं, तो वैदिक पीरियड को हम अपनी सभ्यता का पहला विकास मानते थे। लेकिन बाद में 1921 में हड़प्पा की खोज हुई, तो वहां से एक पूरा क्रमिक चेंज हुआ कि वैदिक पीरियड ना होकर हड़प्पा सभ्यता कहीं ना कहीं भारत की या विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो अगर हड़प्पा सभ्यता की विकास की बात करें या खोज की बात करें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, ऐसा तो नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता रही ना होगी, कहीं दबी हुई थी, उसकी खोज की गई, जिससे हमें पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वैदिक पीरियड से भी पुरानी है। इसकी खोज कैसे हुई उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा पीछे चलेंगे, हम बात करेंगे 1848 की। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर बनकर भारत आता है। उसने बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन उसकी एक नीति के कारण उसका विरोध झेलना पड़ा, और वो नीति थी हड़प नीति, जिसमें जिस राजा के कोई स्वयं की संतान न हो उस राज्य को अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाता था, है ना। लेकिन इसके अलावा डलहौजी ने बहुत सारे अच्छे काम किए थे, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग है ना। इसके अलावा रेल विभाग है। अगर हम रेल की बात करें तो भारत में रेल का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं, जिसने 1853 में 16 अप्रैल 1853 को पहली बार जो है रेल मुंबई से ठाणे के बीच में चलवाई थी, जिसकी लंबाई लगभग 36 किलोमीटर थी। उसी क्रम में जो है वो रेलवे के विकास के क्रम में जब लाहौर की तरफ रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो एक सर्वे निकाला गया। इस सर्वे को चार्ल्स मैसन ने एक सर्वे कराया था कि आप सर्वे करिए और देखिए कि हम लाहौर तक जब रेलवे ट्रेन जो है रेलवे ट्रैक बिछाएंगे तो हम क्या, हमारा रोड मैप होगा, क्या रास्ता होगा, किस प्रकार से हमें वहां पर जो है संसाधन मिलेंगे। तो चार्ल्स मैसन के कहने पर जो है रेलवे लाइन बिछाने के लिए वहां पर सर्वे किया गया था, जिसके कारण बाद में 2 ब्रिटेन बंधुओं का नाम आता है, जिन्होंने सर्वे के लिए जो है हामी भरी। और जब वो सर्वे करने गए तो उन्होंने जैसे ही पंजाब प्रांत के आसपास वाले क्षेत्र में गए तो वहां पर आसपास जब सर्वे किया तो उन्हें वहां पर कुछ टीले दिखाई दिए। जब टीलों की हल्की से खुदाई की गई तो वहां से पक्की हुई ईंटों के प्रमाण मिले। जब उन ईंटों को देखा गया तो वो तात्कालिक समय के ईंटों के पैरामीटर से बिल्कुल डिफरेंट थी। उनका आकार एलाकार का था, उनका रेशियो अलग था, उनके डिजाइन अलग थे, उन पर लिपियां अलग थी। जैसे वर्तमान में आप ईंट देखते होंगे तो ईंट के पीछे वाले हिस्से पर किस भट्टे से बनी है उसका एक जो है सील या लोगो होता है ना। तो इसी प्रकार से जब वहां पर सर्वे किया गया, टीलों को थोड़ा बहुत खोदा गया, तो वहां से देखा कि पक्की ईंटें मिली है, उनका आकार एलाकार का है, उन पर अलग प्रकार की जो है लिपि है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कहा कि यहाँ से हमें जब हम सर्वे कर रहे थे तो यहाँ पर हमें कुछ टीले दिखाई दिए, और हमने जब टीलों की खुदाई की तो यहाँ पर हमें कुछ अलग प्रकार की ईंटों के प्रमाण मिले हैं। जिसके बाद ये रिपोर्ट सबमिट की गई। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जेएल मार्शल की नियुक्ति होती है, और जेएल मार्शल ने अपने निर्देशन में सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी को यह ऑर्डर दिया कि आप जांच करिए कि जो है ये जो रिपोर्ट हमारे पास आई है कि हमें कुछ टीले मिले हैं
और यह इन टीलों से बहुत पुराने काल की ईंटें बरामद हुई हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के खोज का एक जो है क्रम निकला। चार्ल्स मैनसन, बटन बंधु, उसके बाद जेएल मार्शल के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी। अब हम बात करते हैं भारत में पुरातात्विक या आर्कियोलॉजिकल किस प्रकार से आया, है ना। इसमें एक नाम बड़ा प्रसिद्ध है, लॉर्ड कनिंघम। लॉर्ड कनिंघम को भारत में पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है। यानी भारत के अंदर अगर पुरातात्विक हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्ट है, उसको जो बचाने का प्रयास किया वो किसने किया, लॉर्ड कनिंघम ने किया। इसलिए लॉर्ड कनिंघम को भारत में जनक भी मानते हैं आर्कियोलॉजिकल का, है ना। वर्तमान में तो ASI एक जो संस्था है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत में हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्ट है, उनको बचाने का प्रयास करती है। और आज भी संरक्षण में कई सारी चीजें हैं, आपका दिल्ली का लाल किला है, ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, जयपुर के बहुत सारे किले हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे आर्किटेक्ट है ना। ग्वालियर का भी है, ग्वालियर में बहुत सारे, मध्य प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ पर ASI का जो है दावा है कि वो उनको संरक्षण करते हैं और उनको बचा कर रखते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है भारत के गर्वशील इतिहास के बारे में जान सकें। आज मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो इतिहास हमारे लिए संरक्षित करके रखा गया। अगर इतिहास को हमारे लिए संरक्षित करके ना रखा जाता तो हो सकता है आज मैं इतिहास ना पढ़ा रहा होता। अब मेरा ये दायित्व है कि जो चीजें हमारे लिए संरक्षित करके रखी गई, हम उन चीजों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सजो कर रखें। उसी में सबसे बड़ा एक भागीदार है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये है, आप हड़प्पा के क्रम की बात कर रहे थे, तो लॉर्ड कनिंघम ने स्थापना की और उसी में लॉर्ड कर्जन आता है। लॉर्ड कर्जन ने इसको और विस्तार दिया और लॉर्ड कर्जन के विस्तार के बाद धीरे धीरे जेएल मार्शल आए और जेएल मार्शल ने दयाराम साहनी को निर्देश दिया कि जो रिपोर्ट आई है आप उस रिपोर्ट के आधार पर सर्वे करिए और सर्वे में देखिए कि क्या ये रिपोर्ट में जो कहा गया है कि भारत की इस वाले क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमें पक्की ईंटें मिली हैं, ये सही है या गलत है। ठीक है, तो सर्वे हुआ। सर्वे में सबसे अंत में जो कुछ चीजें हैं उनको मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद क्रमिक रूप से चलेंगे कि क्या क्या चीजें प्राप्त हुई। ठीक है, तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इससे कुछ नाम है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। पहला क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा, सेंदप सभ्यता नाम क्यों पड़ा, है ना। इसके अलावा सिंधु सभ्यता क्यों नाम पड़ा, कांस्ययुगीन सभ्यता नाम क्यों पड़ा, या आद्य ऐतिहासिक सभ्यता नाम क्यों पड़ा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले खोज दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक नगर की थी, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले खोज किसकी हुई थी, हड़प्पा की हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता पड़ा। सेंदप सभ्यता क्यों पड़ा, अब जैसे ही आप अगर देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर हैं वो सेंधव नदी, सेंधव क्षेत्र के आसपास हैं। कहां पर आपको मिलेंगे, सेंधव क्षेत्र के आसपास मिलेंगे। सेंधव क्षेत्र का मतलब है 7 नदियों का क्षेत्र। एक तो आप पंजाब के बारे में तो जानते होंगे, पंजाब मतलब 5 नदियों का दोहाब, उसके साथ 2 नदियां और हैं आपकी, एक घग्गर नदी या सरस्वती नदी, और इसके अलावा एक नदी और मिलती है। ऐसे 7 नदियों का क्षेत्र है, उसको सेंधव या सप्त सेंधव कहा जाता है ना। क्योंकि ज्यादातर आपको सभ्यता, पूरी सिविलाइजेशन पूरा कहां मिलेगा, सप्त सेंधव प्रदेश में मिलेगा, इसलिए इसका नाम सेंधव सभ्यता पड़ा। सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा, क्योंकि नदी सिंधु है, सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे क्षेत्र मिले हड़प्पा के, इसलिए इसका नाम जो है सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। क्योंकि कांसे की खोज इस काल में हो गई थी, कांसे के बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, इसलिए इसको हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल है, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। तो इस लाइन से ही आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। हड़प्पा नाम क्यों पड़ा, सेंधव सभ्यता क्यों पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, कांस्ययुगीन क्यों पड़ा और आद्य ऐतिहासिक क्यों पड़ा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की। ठीक है, तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी लगभग 13 लाख है।
तो कई बार अगर क्वेश्चन बन जाए कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र क्या है, तो 12,99,600 या लगभग जो है 13 लाख किलोमीटर। अब हम बात करते हैं इस सभ्यता के लोग कौन थे। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता के लोगों की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता एक द्रविड़ियन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? यानी कि मूल लोग जो कौन है वो द्रविड़ है। इसलिए कई बार क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन है? द्रविड़ हैं। अगर देखिए हम भारत की बात करें तो भारत के अगर आप मैप को देखेंगे इस प्रकार से कुछ, है ना, तो भारत में ये वाला हिस्सा जो है आज भी यहां पर द्रविड़ रहते हैं, ठीक है, और यहां पर आर्यों को माना जाता है। लेकिन अगर आपको जो इतिहासकारों को पढ़ेंगे तो वो आज भी कहीं ना कहीं ये पूरे क्षेत्र को हम जो है द्रविड़ियन मानता है ना। इतिहासकार जो कहते हैं कि उत्तर भारत में आर्य ना होकर जो है मूल द्रविड़ियन ही रहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर केवल फोकस करेंगे कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है द्रविड़, जो है द्रविड़ सभ्यता, द्रविड़ लोग थे। कैसे लोग थे? द्रविड़ लोग थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ के लोग मूलतः द्रविड़ थे, ठीक है। अब अगर हम इसकी डेटिंग की बात करें कि इसका समय क्या है, तो कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार इसका जो समय निकाला गया उसका समय निकल कर आता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व, है ना। दो प्रकार के टाइम होते हैं, एक होता है BC, एक होता है AD। ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता है और ईसा मसीह के जन्म से लेकर वर्तमान तक का समय ईसवी कहलाता है। जो ईसा पूर्व है उसमें हम माइनस में चलते हैं और ईसवी है उसमें हम प्लस में चलते हैं, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग के हिसाब से जो समय है वो क्या है आपका 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ये है एक मोटी मोटी जानकारी। इसके बाद और जानकारी इसी क्रम में देखते हैं। अगर विस्तार की बात करोगे तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो कैसा है? त्रिकोणीय है, कुछ इस प्रकार से है ना, कुछ इस प्रकार से त्रिकोणीय विकास है हड़प्पा सभ्यता का। ये जो है उत्तरी इलाका है जम्मू कश्मीर वाला मांदा, है ना, ये क्या है? मांदा। तो अगर आप उत्तर में देखेंगे तो उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांदा तक, यानी नदी कौन सी है? चिनाब नदी है ना। नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। ये है जम्मू कश्मीर का मांदा, चिनाब नदी के किनारे। वहीं अगर आप पूरब में देखेंगे तो पूरब में आपको मिलेगा मेरठ का आलमगीर, है ना। क्या मिलेगा? मेरठ के आलमगीर तक। नदी कौन सी है? तो हिंडन नदी। पूर्वी हिस्सा क्या है? मेरठ के आलमगीर तक। दक्षिणी हिस्सा आपको मिलेगा महाराष्ट्र का दायमाबाद। क्या मिलेगा? महाराष्ट्र का दायमाबाद। दक्षिण में दायमाबाद, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी तक। वहीं अगर आप पश्चिमी हिस्से की बात करेंगे तो पश्चिमी हिस्सा है आपका पश्चिम में छत्तीसगढ़ और बलूचिस्तान तक। यानी कि ये है आपका हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो एक त्रिभुज के आकार में है और जिसमें उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांदा तक, पूरब में मेरठ के आलमगीर तक, दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद तक और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और जो है आपका बलूचिस्तान तक, है ना। तो ये है आपका हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। कैसा है? त्रिकोणीय, त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, कैसा आकार है? त्रिभुजाकार है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ और हड़प्पा सभ्यता में खोज हुई तो कहां से क्या मिला। और जनरल इंट्रोडक्शन है उसमें सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक क्षेत्र कहां से मिलते हैं? गुजरात प्रांत से मिलते हैं। वर्तमान का गुजरात, जहां से सबसे अधिक हड़प्पा सभ्यता के क्या मिले हमको? शहर मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर सबसे बड़े स्थल की बात करेंगे तो सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा सभ्यता का मिला है वो है गनेरी वाला। कहां पर? पाकिस्तान में। इसके बाद कौन सा है? मोहनजोदड़ो, है ना। तो गनेरी वाला सबसे बड़ा स्थान है, उसके बाद क्या है? मोहनजोदड़ो है। वही अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे बड़ा कोई स्थल है हड़प्पा सभ्यता का तो वो है हमारा राखीगढ़ी और उसके बाद है धौलावीरा, ठीक है। कौन कौन से हैं? राखीगढ़ी और धौलावीरा। सबसे पहली बात कि सबसे अधिक क्षेत्र कहां से मिले हैं? गुजरात से मिले हैं। सबसे बड़ा शहर कौन सा हड़प्पा का? गनेरी वाला, पाकिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो। भारत में कौन कौन से है? भारत में राखीगढ़ी और धौलावीरा, ठीक है। अगला चर्चा करेंगे। इतिहासकार पिगेट हुए हैं
उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा बहनें क्या कहा है, क्या कहा है, जुड़वा बहनें, क्योंकि दोनों ही नगरों की खोज जो है एक एक साल के क्रम में हुई है। 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदड़ो, और कुछ जो है अवशेष जो हैं लगभग समान मिले हैं। जैसे स्नानागार और अन्नागार की बात की जाएगी, और अगर कब्र वगैरह की बात की जाए, अगर महिला जो है टीलों की डिजाइन की बात की जाए, तो लगभग कुछ सेम है, एक जैसी है, इसीलिए इनको जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का जो निर्देशन है किसने दिया था। तो हड़प्पा सभ्यता का निर्देशन जॉन मार्शल, क्या नाम है, जॉन मार्शल, है ना। जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की क्या हुई है, खुदाई हुई है। ठीक है, इतना क्लियर है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे हुई, क्या क्रम रहा, कौन कौन से शहर बड़े हैं, कौन सा छोटा है, सबसे बड़ा कहाँ है, सबसे छोटा कहाँ है, ठीक है, सर्वाधिक अवशेष कहाँ है, इसके अलावा विस्तार कितना कैसा है, और विस्तार कहाँ तक है उसके बारे में, और किसके निर्देशन में हुआ। अब हम बात करेंगे जो खोज हुई वो खोज किसने की, किस शहर की खोज की, और किस शहर से हमें क्या मिला। ठीक है, सबसे पहला शहर है हमारा हड़प्पा। कौन सा शहर है, हड़प्पा। अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की अगर हम स्थिति की बात करें, अवस्थिति की बात करें, तो अवस्थिति कहां पर है, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। कौन सा है, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। देखिए पंजाब प्रांत की अगर हम बात करेंगे तो पंजाब वर्तमान में दो हैं। 1947 से पहले एक पंजाब था, लेकिन 47 में बंटवारा हुआ, और बंटवारे में एक पंजाब पाकिस्तान में चला गया, एक पंजाब भारत में है। जो बड़ा क्षेत्र था पंजाब का वो पाकिस्तान में चला गया, और थोड़ा सा छोटा जो हिस्सा है वो हमें कहाँ मिला, भारत में मिला। तो हड़प्पा हमें कहाँ मिल रहा है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। अगर हम नदी की बात करते हैं तो नदी है रावी नदी। कौन सी नदी है, रावी नदी। ठीक है, रावी नदी के किनारे पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, नदी कौन सी है, रावी नदी। खोजकर्ता में क्या नाम है, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप। ठीक है, तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, कब की थी, 1921 में। ठीक है, तो लगभग यहां से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता स्थित कहाँ है, कौन सी नदी है, खोज किसने की है, और खोज कब हुई है। 4 क्वेश्चन आपको ये 2 लाइनों से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन 4 क्वेश्चन बन जाते हैं कि किस प्रांत में है, किस नदी किनारे है, खोज किसने की है, किस वर्ष की है। इसके बाद साक्ष्यों की बात करें तो हड़प्पा से हमें क्या साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले तो हड़प्पा से हमें अन्नागार मिला है या अन्ननगर मिला है। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही टीले पे रहते थे। जो नगर था वो नगर 2 भागों में डिवाइड है, आगे आपको देखने का मिलेगा। एक जो है पूर्वी टीला और एक है पश्चिमी टीला। इसके अलावा नगर के अंदर आपको अन्नागार भी मिलेगा और स्नानागार भी मिलेगा। अन्नागार अन्न रखने के लिए और स्नानागार सार्वजनिक स्नान के लिए। तो अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए, जिससे हमें ये लगता था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग या तो इकट्ठे होकर अन्न को रखते होंगे या व्यापार करते होंगे, तो व्यापार करने के लिए गोदाम बनाए होंगे। जिस प्रकार से वर्तमान में एफसीआई गोदाम बनाती है, उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने भी व्यापार करने के लिए अन्नागार बनाए होंगे, या फिर हो सकता है बरसात का मौसम में बाढ़ आती होगी तो कहीं ना कहीं एक सेफ जगह बना के रखी होगी और वहां पर पूरे नगर का अनाज इकट्ठा करके रखा जाता होगा। ये भी हो सकता है।